युग पुरुष में कहानी चंद्रशेखर आजाद। भारत की फिजाओं को मैं याद रहूंगा, आजाद था, आजाद हूँ, आजाद रहूंगा। नमस्कार, मैं हूँ योगेशकांत और आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट। बात सन 1925 की है। 8 डाउन पैसेंजर के गाड़ी के दूसरे डब्बे में थे अशफाक उल्ला खां, सत्येंद्र नाथ बख्शी, राजेंद्र लाहिड़ी। जो ट्रेन में सवार थे उन्हें यह काम दिया गया था कि निश्चित स्थान पर जंजीर खींचकर ट्रेन की गाड़ी को रोक दें। बाकी 7 लोग राम प्रसाद बिस्मिल्ला, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल, मुकंदी लाल, बनवारी लाल, चंद्रशेखर आजाद उसी ट्रेन के तीसरे डब्बे में सवार। उनमें से कुछ एक को गार्ड को और ड्राइवर को पकड़ने का काम सौंपा गया था, जबकि बाकी लोगों को गाड़ी के दोनों ओर पहरा देने का और खजाना देखने की जिम्मेदारी दी गई थी। जिस समय गाड़ी जंजीर खींची गई थी उस समय अंधेरा हो चला था। गार्ड और ड्राइवर को पेट के बल लिटा दिया गया और तिजोरी को ट्रेन से नीचे गिरा दिया गया। तिजोरी काफ़ी वजनी और मजबूत थी। हथौड़ा और छेनी से उसे तोड़ा जाने लगा। अशफाक उल्ला खान के हथौड़े की मार से मोटी तिजोरी के मुंह भी खुलकर अंदर का खजाना उगलने के लिए विवश हो गई। तिजोरी में नकद रुपए बहुत थे, इसलिए उनको कपड़े की गठरी में बांध दिया गया और क्रांतिकारियों ने पैदल ही लखनऊ की राह पकड़ ली। शहर में घुसते ही खजाना सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया। उन लोगों के ठहरने के ठिकाने जो पहले से तय थे वहां चले गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने रात एक पार्क में बैठकर ही बिता दी। सुबह होते ही अखबार बेचने वाला चिल्लाता हुआ बोला, काकोरी के पास सनसनीखेज डकैती। इस ट्रेन डकैती से ब्रिटिश शासन बौखला गया। गुप्तचर विभाग के लोग सजग होकर उन सभी लोगों की निगरानी रखने लगे जिन लोगों पर क्रांतिकारी होने का शक था। 47 दिन बाद यानी 26 सितंबर 1925 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर गिरफ्तारी की गई। इनमें से 4 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, 4 को काला पानी की उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 17 लोगों को लंबी कैद की सजा सुनाई गई। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद और कुंदन लाल ही पुलिस के हाथ नहीं लगे थे। आजाद को ब्रिटिश पुलिस कभी जीवित नहीं पकड़ पाई। आजाद के बारे में मशहूर था कि उनका निशाना जबरदस्त है। 17 सितंबर 1927 को अंग्रेज डीएसपी साउंडर को मारने के बाद भगत सिंह और राजगुरु डीएवी कॉलेज हॉस्टल के तरफ भाग रहे थे, तो एक पुलिस हवलदार चानन सिंह उनके पीछे दौड़ रहा था। हॉस्टल से सारा नज़ारा देख रहे चंद्रशेखर आजाद को अंदाजा हो गया था कि भगत सिंह और राजगुरु ने अपनी पिस्टल साउंडर्स पर खाली कर दी है और उनके पास गोलियां नहीं हैं। चंद्रशेखर आजाद के साथ ही रहे शिव वर्मा अपनी किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ फेलो रेवोल्यूशनरी में लिखते हैं, यह जिंदगी और मौत की दौड़ थी और दोनों के बीच का फैसला धीरे धीरे कम हो रहा था। भागते भागते चानन सिंह की बाहें भगत सिंह की बस पकड़ने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले चानन सिंह ऐसा कर पाता कि एक गोली उनकी जांघ को पार करते हुए निकल गई और वो गिर पड़ा और बाद में ज़्यादा खून निकलने से उसकी मौत हो गई। ये गोली अपनी पिस्तौल से चंद्रशेखर आज़ाद ने चलाई थी। आज़ाद की ये आदत थी कि जब भी कोई ऐसा साथी पकड़ा जाता था तो वो अपने स्थान को तुरंत ही बदल देते थे। शायद यही वजह थी अनेकों लोगों द्वारा मुखबिरी करने के बावजूद भी पुलिस वर्षों तक उनको नहीं ढूंढ पाई थी। 27 फरवरी 1931 बाजार इलाहाबाद के आल्फ्रेड पार्क में अपने साथी सुखदेव राज के साथ बैठे बात कर रहे थे। उसी दौरान सामने की सड़क पर एक मोटर आकर रुकी जिसमें एक अंग्रेज अफसर नॉट पावर था और 2 कांस्टेबल सफ़ेद कपड़े में नीचे उतरे। सुखदेव राज लिखते हैं, मोटर खड़ी होते ही हम लोगों का माथे पर पसीना आ गया। गोरा अफसर हाथ में पिस्तौल लिए सीधा हमारी तरफ आ रहा था। पिस्तौल दिखाकर हमसे और उस अंग्रेज ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और यहाँ आकर क्या कर रहे हो। आज़ाद का हाथ अपनी पिस्तौल पर था और मेरा अपनी पर। हमने उसके सवाल का जवाब गोली चलाकर दिया, मगर उसकी पिस्तौल की गोली पहले ही चल गई थी और आज़ाद की जांघ में लगी थी। आज़ाद की गोली गोरे अफसर के कंधे पर लगी थी। दोनों तरफ से दनादन गोलियां चल रही थी। अफसर ने पीछे दौड़कर पेड़ की आड़ ले ली। उसके सिपाही कूदकर नाले में चले गए। उधर हम लोग और जामुन के पेड़ के पीछे आज़ाद भगत सिंह छुप गए। एक क्षण के लिए लड़ाई रुक सी गई थी। आज़ाद ने मुझसे कहा कि मेरी जांघ में गोली लगी है, तुम यहाँ से निकल जाओ। बाद में नॉट पावर ने एक प्रेस वक्तव्य में कहा, ठाकुर विशेष सिंह ने मेरे पास संदेश आया था कि उन्होंने एक व्यक्ति को आल्फ्रेड पार्क में देखा था
जिसका हुलिया चंद्रशेखर आज़ाद से मिलता जुलता था। मैं अपने साथ मोहम्मद जवान और गोविंद सिंह कांस्टेबल को लेते गया। मैंने कार खड़ी कर दी, उन लोगों की तरफ बढ़ा। करीब 10 गज की दूरी पर मैंने उनसे पूछा कि वो कौन है। जवाब में उन्होंने पिस्तौल निकालकर मुझ पर गोली चला दी। मेरी पहले से ही तैयारी थी, मैंने उस पर भी गोली चलाई। जब मैं मैगजीन निकालकर दूसरी तरफ बढ़ रहा था तो आज़ाद ने मुझ पर भी गोली चलाई, जिससे मेरे बाएं हाथ में लगी और मेरी पिस्टल नीचे गिर गई। तब तक एक पेड़ की तरफ भागा। इसी बीच फिर से विशेषण सिंह गाड़ी में पहुंचा और उसने वहां से आज़ाद पर गोली चलाई। जवाब में आज़ाद सिंह ने भी गोली चलाई, जो विशेषण सिंह के जबड़े में लगी। और नॉट पावर ने लिखा, जब मैं आज़ाद की तरफ देखता तो आज़ाद मुझ पर गोली तान रहे थे और दनादन गोलियां चल रही थी। इसी बीच एक कांस्टेबल और एक शॉटगन लेकर आया जो भरी हुई थी। मैं नहीं जानता था कि आज़ाद मरे हैं या बहाना कर रहे हैं। मैंने उस कांस्टेबल से आज़ाद के पैर पर निशाना लगाने के लिए कहा। उसने गोली चलाने के बाद जब मैं सामने गया तो आज़ाद मरे हुए पड़े थे। उनका एक साथी वहां से भाग गया था। जाते समय नॉट पावर ने हिदायत दी कि चंद्रशेखर आज़ाद की लाश की तलाशी लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाए। विशेष सिंह को तुरंत अस्पताल पहुँचाया जाए। आज़ाद के शव की तलाशी लेने पर उनके पास 448 रुपये और 16 गोलियाँ मिली। दोनों ही पक्ष जिन पेड़ों के पीछे थे उन पर गोलियों के निशान थे। नॉट पावर के पीछे उनकी खड़ी कार में गोलियां लगी हुई थी और उसकी गाड़ी की बॉडी में कई छेद हो गए थे। आज़ाद के शरीर का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। काशी विश्वनाथ लिखते हैं, आज़ाद का शरीर सुडौल और हट्टा कट्टा था, इसलिए उसे स्ट्रक्चर पर नहीं रखा गया। चंद्रशेखर आज़ाद एक ब्राह्मण थे, इसलिए पुलिस लाइन में ब्राह्मण रंगरूट बुलाकर उन्हीं से शव उठाकर लोरी में रखा गया। इस बीच कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम दास टंडन वहां पहुंचे, लेकिन जब तक आज़ाद के शव के लिए लोरी चल पड़ी थी, जब तक टंडन और कमला नेहरू रसूलाबाद घाट पर पहुंचे, आज़ाद का अंतिम क्रियाकलाप हो चुका था। आज़ाद की अस्थियां एकत्रित करके उनके रिश्तेदार शिव विनायक मिश्रा शहर में लाए। टंडन पार्क से एक जुलूस निकाला गया। लकड़ी के तख्त पर एक काली चादर बिछाई गई। शहर में घूमते हुए जुलूस में पुरुषोत्तम दास टंडन पाल पहुंचे। अस्थियां पूरे शहर के कई जगहों पर घुमाई गई, उन पर फूल माला बरसाई गई और फूलों की बरसात हुई। पूरा शहर अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो गया। टंडन पार्क में पुरुषोत्तम दास टंडन, कमला नेहरू, मंगल देव सिंह और सचिंद्र सान्याल की पत्नी प्रतिमा के भाषण हुए। उस दौरान शहर में हड़ताल हुई। वहीं एक किताब में नॉटन लिखते हैं कि उन्होंने आज़ाद जैसे निशानेबाज बहुत कम देखे हैं, खासकर उस समय जब उन पर तीनों तरफ से गोलियां चलाई जा रही थी। यदि पहली गोली आज़ाद की जांघ में न लगी होती तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती, क्योंकि नॉट बार के हाथ पहले ही बेकार हो चुका था। नॉट पावर को रिटायर होने के बाद सरकार ने आज़ाद की पिस्तौल उन्हें उपहार में दे दी और वो अपने साथ लेकर उसे इंग्लैंड चले गए। बाद में इलाहाबाद के कमिश्नर मुस्तफाबाद में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति बने। बाबर के नॉट पावर को पिस्तौल लौटाने के लिए एक पत्र लिखा, लेकिन नॉट पावर ने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। बाद में भारतीय उच्च आयोग के बाद पिस्तौल को भारत सरकार को दे दिया गया। 27 फरवरी 1973 को सचिंद्र नाथ बख्शी की अध्यक्षता में हुई समारोह के बाद उसे लखनऊ संग्रहालय में रख दिया गया। जिस पेड़ के नीचे आज़ाद ने अपने आप को गोलियों से शूट किया, वहाँ हर दिन लोगों की भीड़ जमा होने लगी और लोग वहाँ फूल माला चढ़ाने लगे, दीपक जलाने लगे। घबराई अंग्रेज सरकार ने रातों रात उस पेड़ को जड़ से कटवा दिया, उसका नामो निशान मिटवा दिया, ज़मीन को भी लेवल करा दिया, उसकी लकड़ी को लॉरी से उठवाकर कहीं और फेंकवा दिया। बाद में आज़ाद के चाहने वालों ने उसी जगह एक जामुन का एक पेड़ और वृक्षारोपण किया। आज़ाद के अंत के साथ साथ एक महीने के अंदर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को भी फांसी हो गई। इतने कम समय में इतने नेताओं की मौत से अंग्रेज शासन की सांसें थम गईं और भारत से भागना शुरू हो गई। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।